बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ बहुत ही अहम सवालों के जवाब देंगे। बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि क्या वजह है कि अचानक भारतीय पंजाब में आजाद खालिस्तान की तहरीक एक दफा दोबारा भड़क उठी है। सिख भारत से आजादी क्यों चाहते हैं और इस तहरीक की हिमायत कौन कर रहा है, क्योंकि भारत की जानिब से इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत अच्छी तरह जानें कि ये सिख खालिस्तान की तहरीक भारत में पैदा क्यों हुई। क्या ये पाकिस्तान ने पैदा की है? क्या पाकिस्तान हमेशा इनकी हिमायत करता रहा? इनकी वजूहात क्या है? भारतीय फेडरेशन एक रियासत इतनी बड़ी है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, कहते हैं दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी मईशत है। पूरी दुनिया में यह प्रेजेंट किया जाता है कि दुनिया जो है पूरी आलमी ताकत बनने जा रहा है भारत चंद दिनों में। तो सिख वहां पर आजादी क्यों चाहते हैं? सिख क्यों कहते हैं कि हम भारतीय फेडरेशन के साथ, यूनियन के साथ नहीं रहना चाहेंगे और हमें आजाद खालिस्तान रियासत चाहिए? और क्या ये सब पाकिस्तान और आईएसआई का बनाया हुआ एक ड्रामा है? थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड को जानना आपके लिए जरूरी है। प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट को समझें कि इस वक्त भारतीय पंजाब में हो क्या रहा है। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो उस वक्त कायदे आजम ने सिखों की क़यादत से कहा था कि आप हिंदुओं के साथ मत रहिए, मुसलमानों के साथ आ जाएं। और हम मुसलमान टॉलरेंट हैं, हम मुसलमान आपके मजहब को कबूल करते हैं, हमारे दीन में रवादारी है, हमारे यहां अकलियतों के हकूक की हिफाजत की जमानत है, आप पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। और अगर सिख पाकिस्तान के साथ आ जाते तो पूरा ईस्टर्न पंजाब भी, जो आज भारतीय पंजाब है, और वो दिल्ली के दरवाजों तक तकरीबन वो सारी रियासत पाकिस्तान की होती। लेकिन उस वक्त सिखों ने कायदे आजम की बात कबूल नहीं की। वो कांग्रेस की बातों में आ गए, नेहरू और गांधी की बातों में आ गए, और वो भारत के साथ मिल गए जाकर। भारत ने उनको ये गारंटी कराई थी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर होगा, यहां पर कोई एक मजहब दूसरे पर हावी नहीं होगा, यहां पर हिंदू डोमिनेंस पॉपुलेशन के लिहाज से तो है, लेकिन हकूक के लिहाज से सिख हिंदुओं के बराबर होंगे। ये गारंटी दी गई सिखों को, और जाहिर है इसी गारंटी के तहत सिख फिर भारत के साथ मिले थे जाके, क्योंकि उनको यह कह दिया गया था कि मुसलमानों के साथ तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है और मुसलमान तुम्हें कभी भी आजादाना और बराबरी के हकूक नहीं देंगे। सिख भारत से मिल गए जाके, और फिर जाहिर है जब वो लड़ाइयां हुई हिजरत के दरमियान में, तो उसमें सिखों ने हिंदुओं का साथ दिया, क्योंकि सारी दिल्ली से ट्रेन चलती थी, वो लाहौर तक आती थी, तो सारी वो भारतीय पंजाब में से गुजर कर आती थी। और ये बदनसीबी है, तारीख का एक दर्दनाक और तकलीफदेह पहलू है कि लाखों मुसलमान सिखों के हाथों कत्ल होते हुए ट्रेनें भरी हुई लाशों से फिर वो लाहौर पहुंचती थी। बहुत खूनरेजी हुई, सिखों का उसमें किरदार था, इसमें कोई शुबा नहीं। मगर बहुत जल्द सिखों को अंदाजा हो गया कि हिंदुओं ने इनके साथ धोखा किया है। कुछ अरसे के बाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में सिखों को हिंदुओं की एक जात डिक्लेयर कर दिया गया। यह कहा कि यह हिंदुओं की ही एक जात है, कास्ट है हिंदुओं की। हालांकि सिख ना मुसलमान है ना हिंदू है, वो एक अलग मजहब है। अब सिखों को तकलीफ होना शुरू हुई। अब इनको अंदाजा हुआ कि इनके साथ धोखा किया जा रहा है। शुरू में तो 20-25 साल इसी धोखे में गुजार दिए उन्होंने। तकरीबन 70s तक जब बात पहुंची, उस वक्त तक सिखों को अंदाजा हो चुका था कि अब हमको हमारे हकूक इस भारत की यूनियन में, फेडरेशन में नहीं मिलेंगे। जितने भी भारत के फाउंडिंग फादर्स थे, आप चाहे नेहरू को ले लें, गांधी को ले लें, आप जितने भी सारे उनके आइडियोलॉग्स थे, हिंदू आइडियोलॉग, चाहे कांग्रेस के हों या आरएसएस के हों, वो सब सिखों को एक जलील और घटिया कौम समझते थे। वो सब के सब ये तहैया किए बैठे थे, उन्होंने बाकायदा बयानात इसके ऊपर दिए हैं, उनके पूरे पॉइंट ऑफ व्यूज इसके ऊपर हैं। उनका स्ट्रांग ओपिनियन है कि हम जब भारत के अंदर एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक हिंदू हुकूमत और हिंदू रियासत बनाएंगे, तो उसमें मुसलमानों की कोई गुंजाइश नहीं है और उसमें सिखों की कोई गुंजाइश नहीं है। लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वो सिर्फ मुसलमानों को खत्म कर देंगे, 20-25 करोड़ मुसलमान जो भारत में, ऐसा नहीं है। वहां पे वो हिंदुओं के अलावा सबको खत्म कर देंगे। उसमें 2 करोड़ के करीब सिख हैं, उसके अंदर लाखों करोड़ों ईसाई हैं, उसमें दूसरे अदर कास्ट हैं। इवन हिंदुओं की दूसरी कास्ट ऐसी है कि जो इनके ब्राह्मण कॉन्सेप्ट के अंदर, जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, इसमें फिट नहीं होती। सिखों के बारे में थोड़ी सी बात आपको हम बताएं। भारत की 130 अरब
यानी 1 अरब 30 करोड़ के करीब 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें सिखों की जो परसेंटेज है आबादी की वो तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, 2 करोड़ से थोड़ा कम। यानी ये आबादी के लिहाज से अगर आप देखें तो 1.7%, 1.8% बनते हैं पूरी इंडियन पॉपुलेशन के। लेकिन भारतीय मुसल्लह अफवाज में, आर्म फोर्सेस में, आर्मी में जो इनका तनासुब है वो 20 से 25% है। यानी जस्ट लुक एट दिस, एक ऐसा ग्रोह, एक ऐसी जमात जिसकी पॉपुलेशन 2% से भी कम है, लेकिन 20% से 25% के दरमियान इसकी रिप्रेजेंटेशन है भारतीय मुसल्लह अफवाज में। हिंदू, भारतीय हिंदू कमीना एज दे आर, उन्होंने सिखों को इस्तेमाल किया एज कैनन फॉडर, हमेशा लड़ने के लिए, मरने के लिए, हिंदुओं के लिए कुर्बानी देने के लिए, हिंदू रियासत को बचाने के लिए हमेशा सिखों को आगे किया कि मरने के लिए इनको आगे खड़ा किया जाए। ये हमेशा से होता है। इनकी फाइटिंग आर्म फिगर्स ही देख लीजिए, सारे इलीट फाइटिंग आर्म जो इंडियन आर्मी के हैं सिख हैं सारे। और जैसे कहा कि 1%, 1.5% इनकी 2% आबादी है, लेकिन 20% इनको आर्मी में जगह दी। और जाहिर है कि जब इनको आर्मी में जगह दी तो इनको इंडस्ट्रियली, टेक्नोलॉजिकली डेवलप नहीं होने दिया हिंदुओं ने। जो भारतीय पंजाब है वो तकरीबन भारत की 3 बड़ी रियासतों में आता है जो गल्ला पैदा करता है, खुराक पैदा करता है, और पूरा भारत खाता भी इन सिखों की मेहनत है। ये सिख काश्तकारी करते हैं, ज़राअत और गल्ला उगाते हैं, और पूरा हिंदू, 1 अरब हिंदू जो है वो इनकी लगाई हुई खुराक और इनकी लगाई हुई काश्तकारी और ज़राअत और गन्ना और फसलें और जो भी सारा सिलसिला है वो हिंदू खाता है इनकी मेहनत को। पंजाब की सारी फर्टाइल लैंड्स हैं, दरिया यहां से, सारे दरिया इनके पास से निकलते हैं। जिस तरह पाकिस्तानी पंजाब में 5 दरिया आते हैं, ये भी पंजाब है, यहां भी वही दरिया है, और उसी तरह की फर्टिलाइज सॉइल है, इसी तरह की बहुत अच्छी जरखेज जमीन है, और वही गल्ला उगाते हैं जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब जो है गल्ला उगाता है। तो अब आप ये देखिए कि सिखों के साथ भारत में हो क्या रहा था। 2% पॉपुलेशन है, 20% इनको फौज में जगह देके मरवाने के लिए हमेशा आगे रखा, मुश्किल ऑपरेशन पे, फ्रंट लाइन पे, पाकिस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे, चीन के खिलाफ हर जगह इनको आगे खड़ा करते हैं, मुश्किल ऑपरेशन पे इनको आगे भेजते हैं मरने के लिए। हिंदू अपने आप को पीछे रखता है, ये मेहनत करते हैं, उगाते हैं, खुराक पूरा हिंदू खाता है। इनमें इंडस्ट्रीज नहीं लगाई, टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, यहां पर इनको इसी तरह पसमानदा रखा। और ये आप अगर थोड़ा सा सर्च कर ले आपको मालूम होगा कि लाखों की तादाद में पंजाब के सिख काश्तकार हर साल खुदकुशी कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि इतना गरीब रखा गया है इनको, और इतने भारी कर्जे इनको दिए जाते हैं फसल लगाने के, चाहे कॉटन लगाएं चाहे दूसरी चीजें लगाएं, और जब वो अपना कर्जा अदा नहीं कर सकते तो बेचारे खुदकुशी कर लेते हैं। भारत में कानून है कि अगर घर के बाप ने कर्जा लिया है, एक बड़े बूढ़े किसान ने कर्जा लिया है अपने नाम के ऊपर, और वो जब मर जाए, अगर खुदकुशी कर ले या मर जाए, तो कर्जा बाकी खानदान को माफ हो जाता है। तो ये अपने पूरे खानदान को कर्जे से बचाने के लिए हजारों लाखों की तादाद में सिख हर साल खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, क्योंकि वो कर्जा नहीं अदा कर सकते। तो इन बेचारों को तो जलील और रुसवा करके रख दिया भारत के अंदर। पिछले 50 साल के अंदर, जब से भारत बना 76-75 साल हो गए, 3 नस्लें निकल आई। अब सिखों को अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था बाय 70s कि जी हमारे साथ हिंदुओं ने हैंड क्या किया है। तो पहली मुसल्लह बगावत इनकी वो लेट 70s अर्ली 80s में पंजाब में शुरू हुई, कि जब वो गोल्डन टेम्पल के ऊपर, जिसकी वजह से पूरी भारतीय आर्मी, इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, उसने पूरी भारतीय आर्मी को हुक्म दिया कि हमला करो गोल्डन टेम्पल पर, जहां भंडरावाला उनका एक बड़ा मुजाहिद, उनका एक बड़ा फाइटर था, फ्रीडम फाइटर था, जो खालिस्तान के लिए कोशिश कर रहा था, वो अपने साथियों के साथ, और उन मजे बात उसमें वो साथी भी शामिल थे, वो इंडियन आर्मी के जनरल्स भी शामिल थे, जो कुछ अरसा पहले इंडियन आर्मी के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान को तोड़ चुके थे। यानी अंदाजा करें कि वो इंडियन आर्मी के जनरल जो मशरकी पाकिस्तान तोड़ चुके हैं इंडियन आर्मी के साथ मिलकर, वो अब बगावत करके भंडरावाला के साथ शामिल हो चुके थे, और वो गोल्डन टेम्पल के अंदर थे, और वही सारी सिख मजाहमत को ऑर्गेनाइज कर रहे थे इंडियन आर्मी के खिलाफ। यानी इंडियन आर्मी के जनरल इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे अब सिखों की तरफ से खालिस्तान बनाने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट था, एक टेक्टोनिक इवेंट जिसे कहते हैं। पूरी भारत की तारीख हिल के रह गई इससे, कि जब गोल्डन टेम्पल पे इंडियन आर्मी ने हमला किया, हजारों की तादाद में सिखों को कत्ल किया, और खासतौर पे उनकी जो सबसे मुतबर्रिक जगह थी गोल्डन टेम्पल, उसमें इंडियन आर्मी टैंक लेकर, कुत्ते लेकर, सब लेकर घुस गए, और लाखों सिखों को रुसवा भी किया, हजारों को कत्ल किया, लाखों को गिरफ्तार किया। फिर उसके नतीजे में जब पूरे भारत में फसादात शुरू हुए, उसमें हजारों लाखों सिख मारे। एक कत्लेआम हुआ सिखों का पूरे भारत के अंदर, और सिख आज तक 1984 के जेनोसाइड को भूले नहीं है।
नतीजा यह हुआ कि हजारों लाखों की तादाद में सिखों ने भारत छोड़ना शुरू कर दिया। वो जाके यूरोप और अमेरिका बसना शुरू हो गए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, और वहां जाके उन्होंने खालिस्तान की तहरीक को दोबारा ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। 2 नस्लें उसमें गुजर चुकी 70s के 80s के बाद से, और वो जनरेशन जो बाहर गई थी उन्होंने वहां जाके बहुत मुनज्जम तरीके पे पूरी दुनिया, जाहिर है वो जख्म लेकर गए थे, तकलीफ लेकर गए थे, इन्होंने वो जेनोसाइड देखा था जो उनके साथ हुआ था, वो सब लेके मुल्क से बाहर गए, अपनी नस्लें वहां बड़ी की, वहां उन्होंने पैसा कमाया, कारोबार किया, सेटल हुए, दुनिया में बड़े साहिब इख्तियार बन गए, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बने बाहर जाके। अब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थे, अब उनके पास कॉन्टैक्ट्स भी थे, वो दुनिया की तमाम हुकूमतों के साथ, खासतौर पर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो है वो तो बहुत हेविली इन्वॉल्व है खालिस्तान मूवमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े एतराज भी उस पर किए। तो बाहर जो सिख गए वो 15-20 साल 30 साल उनको लगे अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में। उससे पहले गोल्डन टेम्पल के बाद सिखों ने इंतकामन इंदिरा गांधी को कत्ल किया। इंदिरा गांधी सिखों के हाथ, उसके बॉडीगार्ड्स थे उसके, जिसने उसको कत्ल किया सिर्फ ये इंतकाम लेने के लिए कि जो उन्होंने गोल्डन टेम्पल पर इंदिरा गांधी ने हमला करवाया था। और फिर उन चुन चुन के तमाम हिंदू आर्मी ऑफिसर्स को कत्ल किया, आर्मी चीफ भी था उसमें और बहुत सारे थे कि जो गोल्डन टेम्पल ऑपरेशंस में शामिल थे। तो वो उसके बाद भी फिर इंदिरा गांधी के कत्ल होने के बाद सिखों का एक और कत्लेआम हुआ, उसमें भी हजारों लाखों मारे गए। तो बहुत ज्यादा खुरेजी हुई हिंदू और सिखों के दरमियान। इंडियन मीडिया पावरफुल है, गवर्नमेंट उनकी स्ट्रांग है, सिख कमजोर थे उस वक्त, दबा लिए गए, तो ये बातें बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकली। लेकिन सिखों के दिल तो जख्मी थे, वो तो तारीख जानते थे, उनको तो मालूम था कि हिंदुओं ने इनके साथ क्या सलूक किया। तो आजकल की जो जनरेशन है पाकिस्तान में, उसने 80s का दौर नहीं देखा हुआ। 80s और 90s का दौर था कि जब हर रोज मशरकी पंजाब में, इंडियन पंजाब के अंदर भारतीय फौज और खालिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स के दरमियान तसादुम होता था। बहुत खौफनाक जंग थी। जिस तरह ब्रिटिश आर्मी आयरलैंड में ऑपरेशंस कर रही थी, इसी तरह इंडियन आर्मी पंजाब में, ईस्ट पंजाब में ऑपरेशंस कर रही थी। और उन ऑपरेशन में भी फिर सिखों की उनको मारना, उनको कत्ल करना, उनके ऊपर उनको उठा के गायब करना, और बड़े कत्लेआम हुआ। और जैसे कहा कि बहुत सख्त खुरेजी हुई, और ये तकरीबन 15 साल चली, 95-96 तक सिख मजामत करते रहे। उसके बाद इनकी मजामत जरा दम तोड़ गई और इंडिया ने यह समझा कि जैसे उसने मशरकी पंजाब पर पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन जैसे कहा कि एक पूरी जनरेशन सिखों की जो थी, हजारों लाखों सिख मुल्क से बाहर चले गए थे और उन्होंने वहां जाके खालिस्तान की तहरीक शुरू की थी। तो वो खालिस्तान की तहरीक आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ती पकड़ती अब इतनी पुख्ता हो चली थी कि वो बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर दोबारा से एक मुसल्लह तहरीक मशरकी पंजाब में शुरू कर सके। उससे पहले एक बात और भी बतानी जरूरी है कि जिस तरह भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, इसी तरह ये भारतीय पंजाब का पानी भी चोरी कर रहा है। भारत ने बहुत बड़ी एक नहर बनाई है, इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं उसको, और वो भारतीय पंजाब के दरियाओं से पानी लेकर हिंदुओं के साउथ राजस्थान तक, पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ साथ जो राजस्थान का सूबा लगता है, उस पूरे राजस्थान के रेगिस्तानों को सैराब करने के लिए वो नहर बनाई है उन्होंने, जो पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ साथ चलती है और पूरे रेगिस्तान में हिंदुओं की जमीनों को सैराब करती है। अब जाहिर है सिखों को इस पर भी तकलीफ है, होनी भी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान का पानी हिंदू चोरी कर रहा है, इस तरह सिखों का पानी भी हिंदू चोरी कर रहा है। और भारतीय पंजाब में हजारों लाखों किसान जहां पानी ना होने की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, इनकी फसलें खराब हो रही हैं, वो खुदकुशी पे मजबूर हैं, और वहां दूसरी जानिब आप सारा पानी चोरी करके कश्मीर के दरियाओं का, पंजाब के दरियाओं का ले जाके राजस्थान के हिंदुओं को देना शुरू कर दें तो जाहिर है गुस्सा तो होगा फिर। और जो किसान भारतीय पंजाब में पिछले दिनों उन्होंने कानून ऐसे बना दिए कि किसानों की जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। मल्टीनेशनल्स खासतौर पर ये जो कनेक्टेड हैं, अडानी ग्रुप वाली है, टाटा ग्रुप वाली, ये जो मोदी के साथ और आरएसएस के साथ जिनका बहुत जबरदस्त एक थिक नेटवर्क है, तो ये सारे आकर उन सिखों की जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू, कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे हजारों लाखों एकड़ जमीनें इनकी कब्जा करके अडानी और दूसरों को देना शुरू कर दिया। उस पर भी सिख फार्मर्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया। पिछले दिनों आपने देखा था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट बड़े स्ट्रांग हो रहे थे, और जो किसान बूढ़े प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं के बच्चे थे जो फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर्स पे लगे हुए थे। यानी एक जानिब आप सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़वा के मरवा रहे हैं, दूसरी जानिब आपने उन्हीं सिखों के, उनके बापों को, दादाओं को, चचाओं को, तायाओं को, उनके मामुओं को जो पंजाब में काश्तकारी करते हैं, उनकी जमीनों पर भी आप कब्जे कर रहे हो, उनका पानी भी चोरी कर रहे हो, उनको खुदकुशी पे भी मजबूर कर रहे हो, और फिर उन्हें कत्ल भी कर रहे हो। अब जब ये सब कुछ हो रहा है पिछले 20, 30, 40 साल से, तो आप मुझे बताएं दुनिया में कौन सा सिख है जो भारत के साथ रहना चाहेगा? पाकिस्तानी मीडिया और गवर्नमेंट तो इनको प्रोजेक्ट करती नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर तो ये बहुत सीरियस फॉल्ट लाइन है।
तो नतीजा यही हुआ कि 20-25 साल के बाद वो तमाम सिख 95 की रेजिस्टेंस तकरीबन जब खत्म हुई, उसके 20-25 साल लगे, अब आज 2023 तकरीबन आ गई, इतने साल 30 साल के दरमियान वो सिख पूरी तरह दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड हुए। खालिस्तान रेफरेंडम 2020 में शुरू हुआ था पूरी दुनिया में। दुनिया के हर मुल्क में जो सिख थे उन्होंने कहा कि पहले तो हम अपना एक कंसेंसस बिल्ड करेंगे कि क्या हमें खालिस्तान चाहिए। सबने कहा 100% हमें खालिस्तान चाहिए। लाखों सिखों ने, तकरीबन मेरे ख्याल 1 करोड़ के करीब सिख हैं जो भारत से बाहर है, उन्होंने कंसेंसस किया, वोट दिया इस बात को कि हमने खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए पूरी तरह से डिमांड करनी है अब इंटरनेशनली कि हमको खालिस्तान की रियासत चाहिए, हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए भारत से, और इसके लिए अगर हमें मुसल्लह मज़ामत करनी पड़े तो हम करेंगे। सो ये जनरली मैंने आपको रीजन बता दिया है कि क्यों सिख बगावत करते हैं बार बार। ये एक दफा का नहीं है, ये पाकिस्तान सपोर्ट, इसमें किसी एक बात को पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान ने उनके पानी बंद किया है? नहीं। क्या पाकिस्तान ने ये सारी हिंदू राष्ट्र बनाने की जो आइडियोलॉजी है कि पूरे भारत में हिंदू हुकूमत होगी, क्या ये पाकिस्तान का आइडिया है? नहीं। क्या पाकिस्तान जो है वो सिखों को मरवाता है, आर्मी में भर्ती करवा करके पाकिस्तान से लड़ो और सारे सिख मारे जाएं? नहीं। क्या पाकिस्तान ने उनके सारे किसानों को कर्जा दिया है, कर्जा वो अदा नहीं कर सकते तो वो खुदकुशी कर लेते हैं? नहीं। क्या पाकिस्तान ने इंदिरा गांधी कैनाल बनाई है? नहीं। कोई भी काम इसमें से पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ। तो पाकिस्तान पर ये कैसे इल्जाम दे सकते हैं कि पाकिस्तान सिखों को भड़का रहा है? भड़का तो तुम खुद रहे हो। इंदिरा गांधी को सिखों ने कत्ल किया था, इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था, पाकिस्तान ने तो नहीं हमला किया था। सो एक सिंपलिस्टिक और नाइव सोल्यूशन भारतीय निकालते हैं सारी प्रॉब्लम का, जी पाकिस्तान और आईएसआई सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो पिछली भारत बनने के वक्त से लेकर 47 से लेकर आज तक तुम जो सिखों के साथ जुल्म करते आ रहे हो और आज भी करते चले आ रहे हो, उसको कन्वीनियंटली ये गायब कर देते हैं जैसे वो कोई इशू ही नहीं है। सिखों से पूछे तो वो पाकिस्तान की बात नहीं करते। सिख कहते हैं हमें हिंदुओं से प्रॉब्लम है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सिखों को आप सिख नहीं रहने देंगे, सिखों को आप जबरदस्ती कत्ल करें। जाहिर है जब 1 अरब हिंदू है और 2 करोड़ सिख हैं तो सिखों का क्या चांस है बचने का? सिख उसी सूरत में बच सकते हैं कि जब एक सेकुलर रियासत हो। अगर आप हिंदू रियासत बनाएंगे तो सिखों का सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा। जैसे 20 करोड़ मुसलमानों को जिबा करने जा रही है, वैसे ये 2 करोड़ सिखों को भी जिबा करेंगे। अब सिख चूंकि मार्शल रेस हैं, इनमें मिलिटेंसी है, वो फौज के अंदर भी रहे हैं, वो हम हिस्टोरिकली कल्चर उनका ये है कि वो एक तलवार और हथियार और जंगी एक मार्शल रेस है, तो वो रेजिस्ट करते हैं हिंदुओं को। मुसलमान बेचारों को तो हाल ही खराब कर दिया उन्होंने भारत के अंदर, वो क्या रेजिस्ट करेंगे? सिर्फ कश्मीर के मुसलमान हैं जो मज़ाहमत करते हैं। तो अब ये सूरत हाल 2020 रेफरेंडम के बाद अब इतनी भड़क चुकी थी और सिख इतने ऑर्गेनाइज हो चुके थे, इतना पैसा इनके पास था, दुनिया में सिख बिलियनर्स हैं, अरबपति डॉलर्स में, कि अब वो फंड कर सकते हैं पूरी तरह खालिस्तान मूवमेंट को। और पूरी दुनिया से अब उनके कनेक्शंस इतने हैं, पूरी दुनिया में ये ट्रेडर्स हैं, ये बिजनेसमैन भी हैं। सिख हमेशा ट्रेडर होता है, तजारत करता है, तो इनके पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं ब्लैक मार्केट में भी कि ये असलहा भी प्रोवाइड कर सके भारत के अंदर अपने खालिस्तानी मिलिटेंट फ्रीडम फाइटर्स और मिलिटेंट ग्रुप्स को। पिछले दिनों आपने नोट किया होगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जॉर्ज सोरोस एक यहूदी है, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर और बहुत ताकतवर बिलियनर है वो, और ये शख्स मशहूर है पूरी दुनिया में हुकूमतों के तख्ते उलटने के लिए, मशहूर है बगावतें कराने के लिए, मशहूर है मिलिटेंट ग्रुप्स को फंड करने के लिए। और अचानक पिछले दिनों चंद महीने हुए, जॉर्ज सोरोस ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, खासतौर पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ। अब वो ये कह रहा है भारत में डेमोक्रेसी लानी चाहिए, भारत के अंदर अकलियतों को हकूक नहीं दिए जा रहे, भारत के अंदर जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पे और सिखों पे। अब वो एक बिलियनर अचानक भारत के खिलाफ क्यों हो गया? और ऐसा बिलियनर कि जो मशहूर है पूरी दुनिया में हुकूमतों के तख्ते उलटने के लिए, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो अमेरिका में चल रही है ट्रंप के खिलाफ, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के खिलाफ, वो सारी फंडिंग उसकी सोरोस कर रहा है। बहुत बड़े हजारों लाखों की तादाद में मिलिटेंट ग्रुप्स उन्होंने अमेरिका में बना दिए, मलेशिया ग्रुप्स। अब जॉर्ज सोरोस ने जब इंडिया के खिलाफ बात करनी शुरू की तो ये एक रेड फ्लैग था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। जयशंकर जो उनका चीफ फॉरेन मिनिस्टर है इंडियन, उसने कहा एक्चुअली कि ही इज एन ओल्ड एंड डेंजरस मैन, बुढ़ा आदमी है, खतरनाक आदमी है, बिकॉज सब जानते हैं करता क्या, हुकूमतों के तख्ते उलट देता है। इसका तसादुम हुआ अडानी ग्रुप के साथ। बेसिकली अडानी, आपने पिछले दिनों आपने देखा है कि 200 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। बहुत पावरफुल ग्रुप है, पूरी दुनिया में फैल गया हिंदू का, और इसने अडानी जो है पूरी दुनिया में कंपीट कर रहे थे इन्हीं यहूदी उनके साथ, फाइनेंसर्स के साथ, बैंकर्स के साथ और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप्स के साथ। और जाहिर है कि वेस्टर्न जो सुप्रीमेसी है
वेस्टर्न जो बैंकर्स हैं, वेस्टर्न जो मल्टीनेशनल्स हैं या मेगा कॉर्पोरेशंस हैं, वो किसी हिंदू को अपने मुकाबले पे नहीं आने देंगे। ये बिजनेस कॉम्पिटिशन भी है, पैसे का मामला भी है। अडानी ने कुछ बहुत ही खतरनाक काम किए हैं पिछले दिनों में, जिसकी वजह से सोरोस और बाकी यहूदी जो है वो बड़े खिलाफ हुए हैं इंडिया के और अडानी के। अडानी ने पहला काम तो ये किया कि इन लोगों ने, अडानी और टाटा और इस तरह के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इंडिया के, अंबानी, ये सब क्या कर रहे हैं कि रूस से तेल खरीद रहे हैं। रूस पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी, सोरोस और ये सारे जितने भी थे, ये रूस को तबाह करना चाहते थे, यूक्रेन की जंग शुरू करवाई। अब इनका ख्याल था कि हम पाबंदी लगा के रूस को माशी तौर पर तबाह कर देंगे, दुनिया का कोई मुल्क रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये हिंदू ज्यादा होशियार बन गए, इंडियंस, ये गए सीधा रूस के पास, उन्होंने कहा जी हम तुम्हारा तेल खरीदेंगे, और वो तेल खरीद के महंगे दामों यूरोप को बेचने लगे। सो जो मकसद था सैंक्शंस लगाने का रूस पर, वो भी एक बिल्कुल खत्म हो गया। मगर जो ज्यादा खतरनाक काम इंडिया ने किया, ये बात दुनिया में बिल्कुल नहीं मालूम किसी को और किसी मीडिया में नहीं आती, को यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की। रशिया को वेपन्स की जरूरत थी, एमुनेशन की जरूरत थी। अब ये जो खाली टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स जाते हैं रशिया तेल लेने के लिए, ये सारे वेपन से भरे हुए होते हैं इनके, क्योंकि रशियन इक्विपमेंट 80% इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो रशियन है, और वही इक्विपमेंट रूस इस्तेमाल करता है जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, वही वेपन, वही एमुनेशन फैक्ट्रीज, वही सब कुछ है। अब इंडिया यहां पर ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में, क्योंकि रूस से जो तेल खरीद रहा है तो जवाब में क्या दे रहा है, वो हथियार भी खरीद रहा है वहां से, S-400 सिस्टम खरीद रहा है, SUs खरीद रहा है, लेकिन जो असल रूस को जरूरत है जिस चीज की यूक्रेन में लड़ने के लिए, वो एमुनेशन है, वो वेपन्स है। रूस का हाल ये हो गया है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पुराने टैंक और पुरानी तोपें निकाल कर यूक्रेन भेज रहे हैं, क्योंकि नया इक्विपमेंट हर तरफ से अब इस्तेमाल होकर खर्च होकर खत्म होने पे आ गया। पूरी दुनिया सप्लाई कर रही है यूक्रेन को, रूस को कौन सप्लाई कर रहा है? रूस को इंडिया सप्लाई कर रहा है। अब ये वो बात है जो दुनिया में किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन सोरोस को पता लग गया। अब जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लग गया। अब चूंकि इंडिया इनके साथ क्वाड में और चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप चल रही है, तो कोई पब्लिकली ये जलील नहीं कर रहा है रियासती सतह पर इंडिया को। लेकिन सोरोस तब गया, जाहिर है, क्योंकि वो तो जो उसको दुनिया में जो गेम प्लान इसने बनाया हुआ है, अडानी और टाटा और अंबानी ज्यादा होशियार बन रहे थे। और ये सारे ग्रुप वो हैं कि जो आरएसएस की ब्लैक मनी को भी वाइट करने का काम करते हैं। पूरे आपने देखा है, मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला अडानी के ऊपर, जबकि $200 अरब डूब गए। पूरे इंडिया में क्राइसिस मचा हुआ है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टर्स तबाह हो गए अडानी की वजह से, लेकिन मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि आरएसएस के सारे गुंडे जो इस वक्त इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, उनके खरबों अरबों डॉलर का ब्लैक फंड अडानी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करके। जाहिर अब ये बहुत ही गंदा काम चल रहा है, जैसे कहा ना कि ये, अब इसमें इसका सोरोस के साथ जो तसादुम हुआ, तो खालिस्तान मूवमेंट और जॉर्ज सोरोस का नेक्सस बना, और सोरोस ने खालिस्तान मूवमेंट को फंड करना शुरू किया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग की गई खालिस्तान मूवमेंट को, और की जाएगी अगले चंद सालों में। और ये नेक्सस बना, आरएसएस के खिलाफ उसने फिर स्टेटमेंट देने शुरू किए। इतनी हद तक वो खुल के बात की कि इंडियन गवर्नमेंट परेशान हो गई। जैसे कहा कि जयशंकर को बयान देना पड़ा कि सोरोस इज अ डेंजरस मैन। वो खुद परेशान है कि अचानक ये सोरोस हमारे खिलाफ क्यों आ गया। डजंट मेक सेंस कि दुनिया कितना बड़ा यहूदी पूरी इंडियन गवर्नमेंट को गिराने के लिए क्यों काम करेगा। अब ये वो ऐसा एक्सेस है जिसको पाकिस्तान में कोई भी नहीं देख रहा, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सोरोस की क्यों लड़ाई हो गई इंडिया के साथ। और सोरोस जब लड़ता है ना, खाली जबानी बयान नहीं देता, वो फंड करता है मिलिटेंट ग्रुप्स को, फ्रीडम मूवमेंट्स को, टेररिस्ट ग्रुप्स को, इंसर्जेंसीज को। और अब वो इस काबिल हैं कि वो पूरी दुनिया से असलहा भी खरीद कर, आपको एक हॉलीवुड की एक पुरानी फिल्म थी द लॉर्ड्स ऑफ वॉर, मेरा ख्याल है निकोलस केज उसके अंदर था, जिसमें दिखाया है कि वो बहुत बड़ा यहूदी बिजनेसमैन होता है जो पूरी दुनिया से असला खरीद के उन जगहों पे पहुंचाता है जहां पर जंगें हो रही होती हैं, अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया, जहां जहां जंगें हो रही हैं वो पूरी दुनिया से असला खरीदता है, बहरी जहाजों में रखता है। ब्लैक मार्केट सारी दिखाई है असलहे की, और बिल्कुल रियल स्टोरी है वो। पूरी दुनिया में असलहे की ब्लैक मार्केट ऐसे ही चलती है। बड़े बड़े गन डीलर्स हैं, बड़े बड़े वेपन स्मगलर्स हैं, पूरी हुकूमतों के, जिस तरह प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इसी तरह प्राइवेट मिलिट्री सप्लायर्स भी होते हैं जो पूरी दुनिया में असलाह सप्लाई करते हैं। आप जहां कहें, जो कहें, डिलीवर करेंगे। यूक्रेन की जंग के अंदर अरबों खरबों डॉलर का असलाह जो है वो डिलीवर किया गया, और जो गुम गया है बगैर अकाउंटेबिलिटी के, वो गुमा नहीं है, वो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स वहां से निकाल कर ले गए पूरी दुनिया में, और वो वहां पे पूरी दुनिया में तकसीम हो रहा है और बिक रहा है। और वही असलाह अब वहां से तकसीम होके, साइफन होके, घूम फिर के मुख्तलिफ पोर्ट से होता हुआ अब वो इंडिया पहुंच रहा है खालिस्तान मूवमेंट के लिए। इंडिया पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि जी पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को असलाह दे रहा है। पाकिस्तान के पास तो अपना खाने पीने का हमारा मसला पड़ा हुआ है, इकोनॉमी डिफॉल्ट करने के करीब पहुंची हुई है, मुसीबत हमें पड़ी हुई है,
हमारे पास इतने रिसोर्सेज कहां से आए कि हम एक खालिस्तान मूवमेंट को फंड करेंगे और उसको वेपन सप्लाई करेंगे, और वेपन्स कैसे देंगे। इंडिया ने एक इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया कि जी पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स के जरिए असलाह पहुंचा रहा है खालिस्तान मूवमेंट को। बताइए इससे ज्यादा कोई पागल हो सकता है? मतलब बिल्कुल ही क्रैकपॉट किस्म के। पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम बड़े बड़े ड्रोन्स के जरिए असलाह जो है वो इंडिया पहुंचा रहे हैं। मतलब पागल है। यस, वहां 2-4 ड्रोन्स पकड़े गए, 2-4 ड्रोन्स गिरे हैं, लेकिन वो सारे ड्रग स्मगलर्स हैं। पाकिस्तान में ड्रग स्मगलर्स यूज करते हैं ये 2 किलो 4 किलो 5 किलो छोटी मोटी, मतलब वो छोटे ड्रोन्स, मतलब मुश्किल से जैसे का 2-4 किलो मैक्सिमम उठा सकते हैं। मगर ये कि एक पूरा असलहे की सप्लाई लाइन खोलना कि जो जाके खालिस्तान मूवमेंट को बिल्ड करे और उसके बाद इंडिया के खिलाफ बगावत हो वहां पे और भारत के साथ वो आजादी हासिल कर लें, ये पाकिस्तान की कैपेसिटी ही नहीं है। ना हम कर सकते हैं ना कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो पैसिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है उसमें हम सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दिफा करते हैं, बाहर निकलकर नहीं मारते। ये अब हुआ है सिर्फ थोड़ा सा, अभी चंद माह पहले 2-4 महीने पहले कि हमने अफगानिस्तान में अंदर जाके टीटीपी को मारना शुरू किया है। मगर इंडिया के खिलाफ या कश्मीर की सपोर्ट करना वो भी हमने नहीं शुरू किया। मतलब फ्रैंकली कैपेसिटी नहीं है अभी हमारी। मगर खालिस्तान मूवमेंट जो अचानक एक्टिवेट हुई है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हुई, वो जॉर्ज सोरोस की वजह से हुई है, वो यूक्रेन की जंग की वजह से हुई है, वो खालिस्तान डायस्पोरा की वजह से हुई है, जो खालिस्तान 2020 का रेफरेंडम कराने के बाद अब वो एग्रेसिवली अपनी फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आ गए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। यस, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट। जिस तरह इंडिया टीटीपी को और बीएलए को सपोर्ट कर रहा है और सिंध लिबरेशन आर्मी को कर रहा है और पाकिस्तान की सियासी जमातों में उसने गद्दार खरीदे हुए हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान नहीं कर रहा। अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। मतलब ये तो हम पे ऐसा इल्जाम आप लगा रहे हैं कि अगर हम मतलब तस्लीम ही कर लें तो हम खुश हो जाएं इस बात पे कि अच्छा हम में इतनी कैपेसिटी है कि हम ड्रोन्स के जरिए हजारों लाखों राइफलें और असला और एमुनेशन जो है वो इंडिया पहुंचा दे। एक खालिस्तान वाले से मेरी बात हो रही थी, वो अगेन आई वुड नॉट से खालिस्तान वाला, एक सिखड़ा था, जो एक सिख था जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता, बट ही न्यू। उसने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, उसने कहा कि हमारे पास जो सप्लाईज आ रही हैं वो इंडियन पोर्ट से आ रही हैं, उनके बंदरगाहों से आ रही हैं। पूरी दुनिया से जो हजारों लाखों कंटेनर्स इंडिया में आते हैं उसमें 2-4-5 कंटेनर जो हैं मुख्तलिफ कंपनीज, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ बिजनेसमैन जिनके ताल्लुकात होते हैं। और जाहिर इंडिया में भी उतनी करप्शन है जितनी दुनिया में कहीं है। वो कंटेनर क्लियरेंस के लिए कोई चेक नहीं करता, पैसे देते हैं और वो निकल जाते हैं, और उसके अंदर वेपन्स आ रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट के लिए। अब जाहिर है वो पाकिस्तान नहीं दे रहा, वो यूक्रेन से खरीदे जा रहे हैं, ब्लैक मार्केट से आ रहे हैं, जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहा है, खालिस्तान इंटरनेशनल फंडिंग कर रही है उनकी। अब जाहिर है सिख अब तगड़े हैं, ताकतवर है, वो बिलियनर्स हैं, उनको पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, वो अपना खुद मैनेज कर सकते हैं। उनको सिर्फ पाकिस्तान से ये रिस्पेक्ट है कि करतारपुर हमारे पास है, वो इज्जत से प्यार से आते हैं, अपने मुकद्दस मकामात पे हाजिरी देते हैं, चले जाते हैं। पाकिस्तान एक फ्रीडम मूवमेंट को फंड करने की कैपेसिटी में ही नहीं है, लिहाजा ये बकवास ही बंद कर दें इंडियंस के इल्जाम फजूल में पाकिस्तान पे डालना। आप जॉर्ज सोरोस से बात करें, आप खालिस्तान इंटरनेशनल से बात करें, आप वो अपनी हरकतें जो आप नापाक कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि चाइना के नाम पर असला ले रहे हैं, क्वाड में जा रहे हैं, G20 की लीडरशिप कर रहे हैं, और अंदर खाते आप रशिया को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। जरा इस पर गौर करें कि आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। और आप समझे कि जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो वेस्ट आपको छोड़ देगा। वो डिप्लोमेटिकली कुछ ना कहें आपको, चूंकि आपके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उनके साथ चाइना के खिलाफ और क्वाड में, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज फिर आपको सजा देंगी। फ्री लंच नहीं होता कहीं पे। जब आप रशिया को सपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल एजेंसीज आपको सजा देने के लिए आपके मुल्क में बगावतें बर्पा करवाएंगी, सोरोस जैसे लोग। सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि अब इंडिया को समझ नहीं लग रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। अचानक बैठे बिठाए खालिस्तान की तहरीक भड़क उठी है ईस्टर्न पंजाब में। अभी तक तो वो मिलिटेंट नहीं हुई है, अभी तक वो सिर्फ शॉटगन्स और हंटिंग राइफल्स और अपनी तलवारें निकालकर घूम रहे हैं, मगर उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर पिछले दिनों कब्जा किया था। जाहिर है कि वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक्सर्ट करेंगे अपने आप को, और फिर इंडियन पंजाब में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आर्मी भेजेगी। पहले पुलिस और पहला मिलिट्री भेजेंगे, फिर आर्मी भेजेंगे। और जब आर्मी भेजेंगे, उनका ये ख्याल है इंडियंस का कि हम इनको क्रश करके रख देंगे, और सिखों में है ही क्या, थोड़े से सिख है, जो नैरेटिव ये बिल्ड करते हैं कि सारे सिख तो इंडिया के साथ हैं, ये तो खालिस्तानी तो थोड़े से हैं, अमृतपाल तो एक लड़का है, आईएसआई ने भेजा हुआ। पागल, दे डोंट रियलाइज 50, 60, 70 साल का बैगेज जो सिखों के खिलाफ तुमने बिल्ड किया हुआ वो अब लावा फटने वाला है। उसका पाकिस्तान और आईएसआई से कोई ताल्लुक नहीं है। और उस वक्त फिर आपको नजर आएगा कि सिखों के पास वेपन्स कौन कौन से हैं। अभी मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर यूक्रेन से वेपन्स आ रहे हैं तो आई एम श्योर उसमें फिर AK-47 भी होंगी, उसमें रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स भी होंगे, उसके अंदर लैंड माइन्स भी होंगी, और हो सकता है सर्फेस टू एयर मिसाइल्स भी हों। ये तो पता लगेगा आने वाले वक्तों में कि खालिस्तानी सिख कौन से वेपन्स यूज करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है
कि जिस चीज से सही मानों में इंडियन गवर्नमेंट और हिंदू राष्ट्र वाले या आरएसएस वाले जायनिस्ट खौफजदा हैं कि वो इंडियन आर्मी में अगर बगावत हो गई तो 1984 में जब गोल्डन टेम्पल पे इन्होंने हमला किया था तो हर रोज इंडियन आर्मी की कोई ना कोई यूनिट बगावत कर रही थी। हजारों सिख सोल्जर्स और ऑफिसर्स ने रिवोल्ट किया, हिंदू ऑफिसर्स को कत्ल किया, असला और गाड़ियां लेकर वो पहुंचे फौरन गोल्डन टेम्पल की जानिब, रस्ते में लड़ाइयां हुई, पूरे इंडिया में सिविल वॉर शुरू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने उसको कंटेन किया था। लेकिन अब जो सिख तपे हुए हैं, जैसे कहा कि इतने सारे फैक्टर्स जमा हो गए हैं कि इनकी एग्रीकल्चर तबाह की गई, इनका पानी चोरी किया जा रहा है, इनके बड़े बुजुर्ग सारे खुदकुशी करते जा रहे हैं, इनको जलील किया जा रहा है, इन हिंदू राष्ट्र के नाम के ऊपर सिखों की आइडेंटिटी खत्म की जा रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब तो कह रहे हैं सेकुलर तो छोड़ो, अब तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सब चीजें अब सिखों को ऐसे पॉइंट पे भड़का कर ले आई हैं कि अब सिवाय जंग के इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये अल्लाह की तरफ से, यानी पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। जैसे कहा कि ये ग्लोबल पूरे हालात दुनिया में और भारत के अंदर जो पिछले 50-60 साल से लावा पक रहा था वो अब आके फटने के करीब पहुंचा। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था खालिस्तान मूवमेंट का। इसमें आप पाकिस्तान को इल्जाम देना चाहें दे दें, हम क्रेडिट ले लेंगे, हमें उससे क्या फर्क पड़, लेकिन हमने किया कुछ भी नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं किया। आगे जाके अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो अच्छी बात है, जिस तरह हमें कश्मीरी मुजाहिदीन की और खालिस्तान की मदद करनी चाहिए। 80s में हमने थोड़ा बहुत मदद की थी इनकी, जनजिया का दौर था, अभी तो हमने नहीं शुरू की। लेकिन अभी जो खालिस्तान मूवमेंट है, जैसे हमने कहा कि ये इंडिजिनस है, इसको इंटरनेशनल सपोर्ट है खालिस्तानी सिखों की और जॉर्ज सोरोस जैसी और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जो इस बात पर नाराज हैं कि इंडिया रशिया को एमुनिशन क्यों सप्लाई कर रहा है। अब ज्यादा होशियार बनेंगे जब ये आरएसएस वाले हिंदू, तो फिर मार भी खाएंगे। तो अब आप थोड़ा मार खाने के लिए तैयार हो। अभी तो खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप देखेंगे कुछ अरसे में आपके साथ क्या होगा। बिला वजह पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश न करें, अपने अंदर देखें जो जुल्म आप सिखों के साथ पिछले 50, 60, 70 साल करते आए हैं उनको रिजॉल्व करें, जो कि अब रिजॉल्व होंगे भी नहीं, क्योंकि आप पागल हो चुके हैं। आपने हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपने पाकिस्तान पर भी हमला करना है, आपने सिखों को भी खत्म करना है। तो अगर एक नेचुरल अलायंस बन जाता है सिखों का और पाकिस्तान का, तो आप अपने आप को इल्जाम दें, पाकिस्तान को इल्जाम ना दें। हमने सिखों को खींच के अपनी तरफ नहीं किया, आपने सिखों को धकेल कर हमारी तरफ किया है। और डरे उस दिन से जिस दिन हमने सिखों की मदद करनी शुरू कर दी और उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल हमने पाकिस्तान में बना ली। खालिस्तान को जगह तो चाहिए बनने के लिए, चाहे वो कनाडा में बने या पाकिस्तान में बने। गवर्नमेंट इन एग्जाइल असल खालिस्तान इंडियन पंजाब में बनेगा। जितने भी इस वक्त खालिस्तानी सिख आजादी के लिए लड़ रहे हैं वो इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं कि अब एक पाकिस्तान एक रियासत है, इसकी जोग्राफियाई हदूद की इज्जत की जाएगी और जो भारतीय पंजाब है वो सारा खालिस्तान की रियासत वहां कायम होगी। लिहाजा ये बकवास भी इंडियन प्रोपेगेंडा बन कर दे कि जी खालिस्तान का पहले हेड ऑफिस तो लाहौर में हुआ करता था, कैपिटल, लिहाजा अब लाहौर भी लेंगे। इस तरह नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जोग्राफिया तब्दील होते रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स तब्दील होती रहती है। एक जमाना था कि जब मुसलमान हुकूमत जो दिल्ली में थी वो काबुल पर भी हुकूमत करती थी, लेकिन अब वो रियलिटी तब्दील हो गई है। अब काबुल की हुकूमत दिल्ली पे हुकूमत नहीं करती, लिहाजा काबुली क्लेम करें कि दिल्ली भी हमारा है, मज़ाक़ खेज बात हो जाएगी। लिहाजा अब जो आने वाले वक्तों में है, आपको नजर आएगा खालिस्तान की तहरीक उठते हुए, एक बगावत बिल्ड होगी। और मैं दुआ कर रहा हूं जिस दिन भारतीय फौज में बगावत हो, बिकॉज दैट विल बी द एंड ऑफ इंडियन यूनियन। हिंदू बनिया इस वक्त पैनिक कर रहा है, वो खौफजदा है, घबराया हुआ है। बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि उनके अंदर एक वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि अचानक लावा खालिस्तान का कैसे फटेगा। तो पागलपने में वो पाकिस्तान पर हमला भी कर सकते हैं। हमला तो उन्होंने वैसे भी करना था, कल करना था, वो आज कर देंगे। सो वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। तो अब एक आने वाला वक्त जो है वो तसादुम का है। भारत में खाना जंगी भी होगी, पाकिस्तान के खिलाफ भी जंग करेंगे वो, और भारत के अंदर मुसलमानों को भी कत्ल करेंगे। ये सब कुछ होने वाला है। अब इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, लेकिन हमें आने वाले वक्तों के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पंजाबी हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं है भाई। पंजाब का प्राइम मिनिस्टर बनता था पंजाब का। आप दुबई में थे, दुबई से वापस आए, इंडियन पासपोर्ट आपके पास है, परिवार आपका हिंदुस्तानी है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। महात्मा गांधी के पास ब्रिटिश इंडिया का था, तो वो ब्रिटिश इंडियन थे, वो इंडियन नहीं थे, ब्रिटिश इंडियन थे। आपको हिंदुस्तानी बोलने में क्या नहीं, ऐसे प्रॉब्लम नहीं, आपत्ति नहीं। जो हमारी आइडेंटिटी नहीं हो, अब बोलने में आपत्ति हो या ना हो मसला अलग है। जो आइडेंटिटी नहीं है, आप मुझसे पूछेंगे आप बंगाली हैं, मैं बोलूंगा नहीं हूँ। आप मुझे पूछेंगे गुजराती हैं, मैं बोलूंगा नहीं हूँ। आप मुझे पूछेंगे मराठी हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं पंजाबी हूँ, सिख हूँ, हिंदुस्तानी नहीं। हिंदुस्तानी कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान एक मतलब ये कैसे आप आइडेंटिटी क्या, हिंदुस्तानी आइडेंटिटी क्या होती है? एक कल्चर। सिख कौम इस देश विच है, हिंदू राष्ट्र दी ऐसी की तैसी।
ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ नहीं कोई बातां नहीं ਐਵੇਂ देश 'ਚ दंगे भड़काउणा चाਹੁੰਦੇ ने सिक्खां ਨੂੰ बदनाम करना चाਹੁੰਦੇ ने। होता है आइडेंटिटी का एक पहरावा होता है, खान पीन होता है। ये कैसा एक सिमिलर है, गुजराती का अलग है, बंगाली का अलग है, मराठी का अलग है।